हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स की। ठीक है, एंटी फंगल ड्रग्स। इससे पहले पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। तो देखो, जब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है, क्या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है हमारी बॉडी की, किसी भी वजह से हो सकती है, तो उस कंडीशन में जो फंगस होता है वो हमारी बॉडी में इन्वेड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी कब कब कॉम्प्रोमाइज होती है? कई ऐसे डिजीजेस हो गए जिनमें इम्यून सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या फिर इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है हर बात पे एंटीबायोटिक लेने की, तो कई डिजीजेस में भी उनको लेना पड़ता है। तो कुछ लोग होते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का बहुत यूज़ करते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये चूज नहीं करते हैं कि हमें किस बैक्टीरिया को किल करना है, ये सभी बैक्टीरिया को इक्वली किल करने का काम करते हैं। तो अब हमारे गट में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एंटीबायोटिक्स हमारे गट के गुड बैक्टीरिया को भी किल करने का काम करते हैं। और गुड बैक्टीरिया क्या कर रहे थे? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाती है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, कई बार स्टेरॉइड्स का यूज़ करने से, मैंने बताया था स्टेरॉइड्स का यूज़ करने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही होती है वो देना बंद कर देती है। कोई भी एंटीजन इन्वेड करता है बॉडी में, कोई भी आउटर ऑर्गेनिज्म इन्वेड करता है, तो हमारी बॉडी रिएक्शन शो करती है ना, या तो वो टेम्परेचर राइज करेगी, इन्फ्लेमेशन शो करेगी किसी भी तरीके से, तो स्टेरॉइड्स का यूज़ करने से वो बंद कर देता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फंगल इन्फेक्शंस आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मैंने बोला। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करने से, एंटी कैंसर या फिर इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेने से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डेंचर्स यूज करने से। डेंचर्स बोला जाता है, देखो एजेड लोग होते हैं ना जो, वो डेंचर्स का यूज करते हैं जिनके दांत सब झड़ चुके होते हैं। ठीक है, अब डेंचर्स भी दो तरह के आते हैं, कंप्लीट डेंचर्स और पार्शियल डेंचर्स। तो डेंचर्स क्या होते हैं? जबड़ा बोला जाता है, जैसे ऐसे उठा के सीधे लगा लेते हैं मुंह में। ठीक है, तो इनकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस इससे, क्यों? क्योंकि इसको बार बार निकालना होता है, फिर लगाते हैं, सुबह उठ के ऐसे करते हैं लोग। ठीक है, तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इनड्वेलिंग कैथेटर्स, इनड्वेलिंग कैथेटर्स का क्या मतलब है? कुछ कैथेटर ऐसे होते हैं ना, जिनको पहले तो ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ से अटैच होता है यूरिन बैग। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो जाती है। तो ये क्या होता है, इन कैथेटर्स को इंसर्ट किया जाता है। इन कैथेटर्स के आगे से एक बैलून होता है, जब इसको अंदर डाल देते हैं तो बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, जिस वजह से इसको बाहर को खींचते हैं तो ये बाहर नहीं आता फिर। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है इनड्वेलिंग कैथेटर्स। अब ये भी तो बाहर से ही अंदर जा रहे हैं, तो इस वजह से इन्फेक्शन इन्वेड करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अगला हो गया इम्प्लांट्स एंड इमरजेंस ऑफ एज, एज की कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून की डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम की, तो ये भी क्या है, फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इसकी वजह से भी। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कोरोना। कोरोना टाइम पे क्या हो रहा था, इम्यूनिटी कम हो रही थी, इम्यूनिटी डिक्रीज कर रही थी लोगों की, डिक्रीज कर रही थी। तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से क्या देखा जा रहा था, ब्लैक फंगस, सुना होगा सबने, ब्लैक फंगस इन्वेट कर दिया था, कई लोगों को हो गया था ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। हुआ क्या, जिसे क्या बोल रहे थे, म्यूको माइकोसिस बोला जा रहा था। ठीक है, म्यूको माइकोसिस बोल रहे थे। तो इन तरीकों से फंगल इन्फेक्शन होता है। तो मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो देखा जाता है ना, वो होता है टीनिया की वजह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ इमेजेस अटैच किए हैं मैंने। अब देखो, अगर पैरों में फंगल इन्फेक्शन होगा, फर्स्ट इमेज। ठीक है, पैरों में फंगल इन्फेक्शन होता है, ये देखो ये दिखा रखा है ये तो ये क्या है, इसको बोला जाता है टीनिया पेडिस। क्या बोला जाता है, टीनिया पेडिस, या फिर इसी का दूसरा नाम है एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एथलीट्स फुट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर सर में फंगल इन्फेक्शन है, ये दिखाई दे रहा है, सर में फंगल इन्फेक्शन, यहाँ पे हेयर लॉस हो गया इतनी इतनी जगह पे जहां जहां फंगल इन्फेक्शन है, तो इसे बोला जाता है टीनिया कैपाइटिस। क्या बोला जाता है, टीनिया
कैपाइटिस, ठीक है, टीनिया कैपाइटिस, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, एलोपेसिया, एलोपेसिया बोला जाता है इसे। अब देखो, अगर ग्रॉइन रीजन में फंगल इन्फेक्शन, ये दिखा रखा है ग्रॉइन रीजन में फंगल इन्फेक्शन है, तो इसे बोला जाता है टीनिया, इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है जॉक इच, ठीक है, क्या नाम होता है इसका, जॉक इच। टीनिया क्रूरिस, ठीक है, टीनिया क्रूरिस, या फिर इसे जॉक इच कहा जाता है। अब देखो, अगर नेल्स में होता है, देखो नेल्स में दिखा रखा है, नेल्स में, तो इसे बोला जाता है टीनिया ओंगियम, टीनिया ओंगियम बोला जाता है इसे, ठीक है। और इसके अलावा कहीं भी बॉडी में होता है, ये दिखा रखा है, कहीं भी बॉडी में होगा ये भी, ठीक है, इन प्लेसेस के अलावा कहीं भी बॉडी में होगा तो उसे बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, क्या बोला जाता है, टीनिया कॉर्पोरिस, या फिर इसे ही बोलते हैं रिंगवॉर्म, क्या बोलते हैं, रिंगवॉर्म बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे भी वही चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा बताए गए हैं, देखेंगे अभी। चलो देखो, अब इसका बैकग्राउंड क्या है, फंगल इन्फेक्शन दैट कैन अफेक्ट स्किन में कर सकता है, हेयर में, नेल्स को अफेक्ट कर सकता है। डर्मेटोफाइट्स ग्रुप ऑफ फिलामेंटस फंजाई रिक्वायर केराटिन फॉर ग्रोथ। अब देखो, फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कहाँ कहाँ होता है, स्किन में, दूसरा हेयर में, तीसरा नेल्स में देखा जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों होता है, जरूरी नहीं है कि ये यहीं हो, ये सिस्टेमिक भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है कहीं, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली क्यों देखा जाता है, क्योंकि इस जगह पे केराटिन डिपोजिशन रहता है, केराटिन। अब ये जो फंगस है ये इसी केराटिन को खाने का काम करता है, तो इस वजह से ये इन्फेक्शन देखा जाता है। अब देखो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, क्या होता है, टीनिया होता है, जिसे क्या कहते हैं, डर्मेटोफाइट्स कहा जाता है, डर्मेटोफाइट्स, राइट, तो डर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, हमने बात की थी अभी, एज के साथ भी इम्यूनिटी डिक्रीज करती है, बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है और ज्यादा बूढ़ों में भी इम्यूनिटी कम होती है। डायबिटीज में भी इम्यूनिटी कम होती है, पुअर सर्कुलेशन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज है, तो उस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन इन्वेट करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब टाइप्स क्या है इसके, टीनिया कैपाइटिस हमने बात किया था, जो सर में हो रहा था, जिसे हम एलोपेसिया कह रहे थे, स्कैल्प रिंगवॉर्म भी कहा जाता है। फेस में कहीं पे होगा तो उसे टीनिया फेसाई बोलेंगे, देखो ये दिखा रखा है ये एरिया, ठीक है। टीनिया बारबी अगर कहीं बियर्ड वाले एरिया में हो रही है, ठीक है। टीनिया कॉर्पोरिस मैंने कहा था कहीं भी बॉडी में होगी तो उसे क्या कहेंगे, टीनिया कॉर्पोरिस या रिंगवॉर्म कहा जाता था, ऐसे गोल गोल दिखाए थे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। टीनिया मेन्नम अगर पाम्स में होगा, ठीक है, टीनिया मेन्नम। टीनिया ओंगियम अगर फिंगर वो नेल्स में होगा, इसे क्या बोल रहे थे, ऑन्कोमाइकोसिस भी बोला जाता है इसे, ठीक है, ऑन्कोमाइकोसिस भी बोला जाता है। अगर ग्रॉइन रीजन में, देखो ग्रॉइन रीजन दिखाया है, तो टीनिया क्रूरिस या जॉक इच कह रहे थे। पैरों में होगा तो इसे बोल रहे हैं टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, सॉरी, ओहो, हम पढ़ रहे थे एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है, हमने देखा था, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब देखो क्लासिफिकेशन आता है, इस ड्रग के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एंटी फंगल ड्रग्स, इसमें जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन दी जाती है वो आती है एजोल्स, ठीक है, एजोल्स आती हैं, आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में भी पॉलिन्स आ गई, पॉलिन्स में एम्फोटेरेसिन बी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। दूसरा आता है इकाइनोकैंडेंस, इकाइनोकैंडेंस में आता है कैस्पोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिडुलाफंगिन, ठीक है। अगला आते हैं हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफुरान में ग्रीजियोफुल्विन, इसको भी हम देखेंगे, एम्फोटेरेसिन बी पढ़ेंगे, ग्रीजियोफुल्विन पढ़ेंगे, एंटी मेटाबोलाइट यानी फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। और एजोल्स, एजोल्स तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। इमिडाजोल्स आते हैं, ट्रायाजोल्स आते हैं। इमिडाजोल्स में क्या आते हैं, टॉपिकल यानी लोकली अप्लाई करने वाले, और सिस्टेमिक यानी ओरली देने वाले। तो टॉपिकल में क्या आते हैं, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ठीक है।
सिस्टेमिक में आते हैं कीटोकोनाजोल, एलिनामिन में आते हैं टर्बीनाफिन, ट्रायाजोल्स में आते हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। टॉपिकल एजेंट्स में आते हैं टोलनाफ्टेट, ठीक है, बेंजोइक एसिड, अंडेसाइक्लिनिक एसिड, ठीक है, ये चीजें आ गई। अब बात करते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स की, जिसमें पहला आता है एम्फोटेरिसिन बी। अब देखो एम्फोटेरिसिन बी को समझने से पहले एक चीज समझो, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी, एर्गोस्टेरॉल। ये एर्गोस्टेरॉल जो होता है ना, ये फंगस की सेल वॉल बनाने का काम करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने का, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टेरॉल है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फंगल की सेल वॉल को, फंगस की सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखने का काम करता है। और जो फंगस होता है वो एर्गोस्टेरॉल के बिना सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये ड्रग्स का, अब जो एम्फोटेरिसिन बी है, ये क्या करता है, ये इसी पर काम करने का, मतलब इसी पर एक्ट करता है, इसी से अपनी एफिनिटी शो करता है और इसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है, चलो देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉलिन एंटीबायोटिक्स में भी एम्फोटेरिसिन बी की बात कर रहे हैं। अब ये एम्फोटेरिसिन बी क्या है, एक ऐसा ड्रग है जो क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था, फंगल इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा था, जब भी हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, ठीक है। अब ये क्या करता है, पॉलिन एंटीबायोटिक्स हैव हाई एफिनिटी फॉर एर्गोस्टेरॉल, ठीक है। इनकी एफिनिटी किससे होती है, इसी एर्गोस्टेरॉल से होती है। प्रेजेंट इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन, दे कंबाइन विद इट। ये क्या करता है, उस ये जो एम्फोटेरिसिन बी है, ये एर्गोस्टेरॉल के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है उसको ऑल्टर करने का काम करता है। मेम्ब्रेन कुछ ही स्पेसिफिक चीजों के लिए परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक आयंस के लिए परमिएबल होती है, तो ये क्या करता है, उस परमिएबिलिटी को ऑल्टर कर देता है, और क्या होती है, जो फंगस की सेल होती है वो बर्स्ट कर जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे करके फंगस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे भी दिखाया रखा है, क्या लिखा है, नेचुरली डिराइव्ड एंटी फंगल एंटीबायोटिक है आफ्टर सेल ऑल्टर सेल मेम्ब्रेन एफिनिटी। देखो इसने क्या करा, एम्फोटेरिसिन बी ने ये येलो कलर से एर्गोस्टेरॉल दिखा रखे हैं, इस एर्गोस्टेरॉल से बाइंड कर गया और क्या कर दिया, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पोर क्रिएट कर दिया, जिसने क्या करा, आयन बैलेंस को चेंज कर दिया और सेल क्या हो गई, बर्स्ट कर जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, इसकी क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसको या तो ओरली दिया जाता है इंटेस्टिनल कैंडिडियासिस के केस में, और इसका जो मेटाबोलाइजेशन होता है वो लिवर में, सारी मैक्सिमम ड्रग्स का मेटाबोलाइजेशन या मेटाबॉलिज्म किस कहाँ होता है, लिवर में होता है। एक्सक्रीशन धीरे धीरे होता है, यूरिन के साथ भी होता है, बाइल के साथ भी होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अबाउट 60% ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, ठीक है। लिवर में 60% एम्फोटेरिसिन बी मेटाबोलाइज हो जाता है। एक्सक्रीशन अकर स्लोली बोथ इन यूरिन एंड बाइल में होता है, बट यूरिनरी कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज लो, ठीक है। यूरिनरी कंसेंट्रेशन ड्रग की लो रहती है, ठीक है। अब डोजेज क्या है इसकी, 3 से 4 ग्राम है, ठीक है। 2 से 3 महीनों तक इसको दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं कुछ। तो जो एम्फोटेरिसिन बी है ना, ये बहुत टॉक्सिक होती है, हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज हाई, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। इससे क्या क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है, चिल्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, एक पेन हो सकता है, पेन ऑल ओवर पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग सबका ही साइड इफेक्ट होता है, और डिस्निया हो सकता है, ठीक है। और लंबे समय तक अगर इसे यूज किया जाता है ना एम्फोटेरिसिन बी को, तो कई बार देखा जाता है ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कराता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी में दिक्कत करेगा, ठीक है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एम्फोटेरिसिन बी का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम इसे कैंडिडा के इन्फेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है, स्पोरोथ्रिक्स में दे सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो पढ़ते हैं। एम्फोटेरिसिन बी को ना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल भी कहा जाता है, क्या,
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल, सब पे काम करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल कहा जाता है। ठीक है, कैंडिडियासिस हो गया, माइकोसिस हो गया, सब में दिया जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? अगेंस्ट मोस्ट वाइड रेंज ऑफ ईस्ट एंड फंजाई, कैंडिडा हो गया, कैंडिडा एल्बिकेंस हो गया, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हो गया, क्रिप्टोकोकस हो गया, ब्लास्टोमाइसिस हो गया, डर्मेटाइटिस, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस हो गया, कोकिडियोइड्स हो गया, टोरुलोप्सिस हो गया, एस्परजिलस, पोरोथ्रिक्स, इन सब पे काम करता है। ठीक है, इसको टॉपिकली भी दिया जा सकता है, ओरल दे सकते हैं, वेजाइनल दे सकते हैं, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस में दे सकते हैं, फंगल कॉर्नियल अल्सर में देते हैं, ऑटोमाइकोसिस में दे सकते हैं। वेजाइनल देखो, वेजाइना में भी ना कई बार जो पेशेंट आती हैं फीमेल गायनी डिपार्टमेंट में, वो कंडीशन लेके आती हैं एक कि क्या हो रहा है, कर्डी डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्डी डिस्चार्ज, थिक कर्डी डिस्चार्ज बल्कि, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज की समस्या लेके आती हैं। तो जो थिक और कर्डी डिस्चार्ज होता है ना, ये होता है कैंडिडियासिस, कैंडिडा की वजह से, कैंडिडा एल्बिकेंस, सॉरी, कैंडिडियासिस। तो ये किसकी वजह से होता है? ये कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये देखा, इसलिए इसको वेजाइनल भी दे सकते हैं। फंगल कॉर्नियल अल्सर, ऑटोमाइकोसिस, ऑटोमाइकोसिस देखो, जो ऑटो वर्ड आता है ना, ऑटो वर्ड इज ऑलवेज फॉर ईयर। ठीक है, तो ऑटोमाइकोसिस मतलब ईयर में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इट इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर प्रैक्टिकली ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टेमिक माइकोसिस, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एंटी फंगल थेरेपी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर से करेंगे। थैंक यू।